जो इस ऊर्जा को मैं महसूस कर रहा हूँ इस वातावरण में, शुरुआत में इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि मंजिलों को कभी यह न बताओ, मंजिलों को कभी यह न बताओ कि तुम्हारी तकलीफ़ें कहाँ है, लेकिन तकलीफ़ों को ये ज़रूर बताओ कि तुम्हारी मंजिलें कहाँ हैं। हर बार अंध, अपंग, लाचार, बेचारा ये कह के हर एक स्पेशल व्यक्ति को, जो डिफरेंटली एबल व्यक्ति है, उसको किनारे पे रख दिया जाता है, उसको हाशिए पे रख दिया जाता है। लेकिन मैं समझता हूँ अगर शरीर से हम अंध अपंग हुए तो 21वीं सदी में बहुत कुछ करने के लिए है, लेकिन अगर हम मन से अंध अपंग हो गए तो सब कुछ खत्म। और परेशानियां, तकलीफ़ें तो शुरुआत ही वहीं से होती है जब हम अपनी शरीर की तकलीफ़ों को अपने मन पे, अपने दिमाग पे ले लेते हैं। और कवि मन क्या खूब कहता है इस तकलीफ़ पे कि कौन कहता है संग दिल को अश्क नहीं होते, हमने तो चट्टानों से भी झरनों को निकलते देखा है। और कौन कहता है तकलीफ़ों में खुशियाँ नहीं मिलती, हमने कांटों पे गुलाबों को महकते देखा है। बचपन से जहाँ मुझे याद आ रहा है, अगर मेरे जीवन में त्यौहार या फेस्टिवल का कोई मतलब था तो 6 साल की उम्र में जब मुझे एक नॉर्मल स्कूल में दाखिला मिल पाया। एक दृष्टिबाधित बच्चे को नॉर्मल स्कूल में दाखिला दिलाना उन दिनों बहुत टेढ़ी खीर थी, क्योंकि सर्व शिक्षण अभियान की कोई व्यवस्था नहीं थी। माता पिता की एक की संतान, कोई ब्रदर सिस्टर और कोई थी नहीं। उन्होंने बहुत प्रयत्न करके मुझे उस नॉर्मल स्कूल में दाखिला दिलाया, लेकिन शुरुआत से मुझे एक पक्षपात का अनुभव करना ही होता था, एक इग्नोरेंस का अनुभव करना ही होता था। आपको दिखता नहीं, आप क्या करोगे, चलो साइड पे बैठो। किताबें नहीं पढ़ पाता, ब्लैक बोर्ड नहीं पढ़ पाता तो एक कोने में बिठा दिया जाता। खेलने के लिए ग्राउंड में जब पहुंचता तो और मेरे जो सहपाठी थे, मेरे क्लासमेट थे, वो कहते कि आपको दिखता नहीं, आप साइड पे बैठी, ये लो हमारी किताबें, स्कूल बैग या टिफिन बॉक्स संभालो। तो हर बार एक दुर्लभ से, एक हाशिए पे रखने का ये बचपन से एक अनुभव होता रहा। लेकिन उस ग्राउंड में या स्कूल में या क्लासरूम में जो कुछ अलग करने की या कुछ काम करने की जो ऊर्जा बनी रहती, वो वैसी की वैसी रहती। और वो निकलती घर में जब मैं अपने आप को अकेला पाता, और लोग पतंगे बना रहे हैं और लोग काइट्स बना रहे हैं, तो मैं क्यों रह जाऊं। माता पिता जब कोई ना होते घर में तो किचन में से छुरी चाकू ढूंढ के मैं उसमें से पतंग की कमानी बनाना, खलबत्ता निकाल के, कहीं सुना था कि ऐसा कांच वगैरह कूट के मांझा बनाना है तो मैं वो मांझा बनाने की कोशिश करता। कहीं से गिल्ली मिट्टी ला के उसमें से शेप देने की कोशिश करता, उस क्ले में से पूरा घर मैसअप हो जाता। माता पिता जब लौटते तो बहुत पनिशमेंट मिलती, बिल्कुल मुर्गा बना दिया जाता। लेकिन जो अंदर से क्रिएटिविटी की चाहत है वो होता कि कहीं ना कहीं इसको मैं तृप्त करूं। और ये जाके जब मैं 10th स्टैंडर्ड में मैंने एग्ज़ाम दी, उसके बाद में कॉलेज चालू होने को काफ़ी वक्त था, 17 साल की उम्र थी। उन दिनों मैंने और मेरे एक साइटेड फ्रेंड ने एक ऐसी साइकिल बनाई काफ़ी प्रयत्नों के बाद, जिसको 2 पेडल डाले गए। मेरा वो मित्र जिसको एक ही पैर था, वो हैंडल पकड़ के अपने आगे के पेडल को पेडलिंग करता और पीछे बैठ के मैं उसको सपोर्ट करता। और विदर्भ में नागपुर से आगे गोंदिया है, अब तो डिस्ट्रिक्ट बन चुका है, जहाँ से हमारे एक्स उड्डयन मंत्री आते हैं। गोंदिया में मैंने एमए इकोनॉमिक्स तक की पूरी पढ़ाई की हुई है। तो 10th के बाद में गोंदिया से नेपाल, काठमांडू और वापस गोंदिया हमने 6000 किलोमीटर की साइकिल टूर पूरी की 45 दिनों में, जिसको 1988 के लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्जा दिया गया। पूरा समाज खिलाफ था कि जो लड़का बाजू के गांव में कभी नहीं गया, अकेला, जिसको दिखता नहीं, वो कहता है कि उसने बाजू के देश में जाना है, वो भी साइकिल पे, तो सबने पागल करार दे दिया। लेकिन माँ, जो मेरी सबसे बेस्ट फ्रेंड थी, उसका सपोर्ट रहा। वो हर बार एक बात जरूर कहती थी, जब मैं थक हार के दोस्तों से लड़ झगड़ के घर पे बैठ जाता कि अब कल से स्कूल नहीं जाऊंगा, तब सर पे हाथ फेर के वो एक बहुत प्यारी बात मुझे कहती कि ठीक है ना, आप दुनिया को नहीं देख सकते, कोई नहीं, इससे ये नहीं कि आप मन छोटा करके घर में बैठ जाओ। आप नहीं देख सकते दुनिया को तो कोई नहीं, लेकिन जीवन में ऐसा जरूर कुछ करने की कोशिश करो कि आगे चल के दुनिया आपकी तरफ देखना शुरू करे। और उसी का सपोर्ट था कि ये नेपाल टूर मैं पूरी कर पाया। ग्रेजुएशन तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जब मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए दाखिला लिया तब समझ में आया कि माँ को ब्लड कैंसर है। जो पुश्तैनी जायदाद, डैडी के पास जो
फंड था, उन्होंने अपने वीआरएस के जो पैसे जोड़े, सब कुछ उस ट्रीटमेंट में चला गया। लाखों रुपए का दोस्तों रिश्तेदारों से कर्जा लेना पड़ा, क्योंकि फ्लूडेरा 50 mg के 50-50 हज़ार के इंजेक्शन आते थे यूएस से, और ऐसे 35 इंजेक्शन पूरे लेने पड़े। माँ को तो हम नहीं बचा सके, एक संतुष्टि थी कि सब प्रयत्न कर लिए गए, लेकिन उसके बाद मैं और डैडी बिल्कुल फुटपाथ पे थे, क्योंकि डैडी मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से पूरी तरह से टूट चुके थे। एक 10x10 की खोली जुटाने में भी हमें भाड़े की बड़ी मुश्किल हुई, क्योंकि डिपॉजिट देने के लिए भी हमारे पास में पैसे नहीं थे। बड़ी मुश्किल से खोली जुटाई, और मुंबई में जो नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड है, वहाँ पे जाके मैंने एक सादी मोमबत्ती बनाने की ट्रेनिंग ली, क्योंकि मुझे समझ में आ गया था कि ये कैंडल इंडस्ट्री में बिल्कुल मैं अपना कैरियर कर सकता हूँ, और इसमें मेरी जो क्रिएटिविटी की प्यास थी उसको भी मैं पूरी तरह से तृप्त कर सकता था। तो एक सादी मोमबत्ती की डाई और 20 किलो मोम, जो 5,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट से इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई। उस 10x10 की खोली के कोने में एक छोटे से टेबल पे मैंने सनराइज कैंडल्स की नींव डाली। दिन भर सुबह से शाम तक कैंडल बनाता था, लेकिन उन कैंडल को बेचना भी जरूरी था, नहीं तो वापस कल कच्चा माल मैं कहाँ से लाऊंगा। तो महाबलेश्वर, जो महाराष्ट्र में एक प्यारा सा सुंदर टूरिस्ट प्लेस है, उसमें महाबलेश्वर की मार्केट में एक 50 रुपये रोज पे हाथ गाड़ी पे मैं वो कैंडल बेचता, और इस तरह से धीरे धीरे करके 25-50 डिज़ाइंस बनाने लगा, और मेरे डैडी का गुजारा उससे मैं कर लेता था। लेकिन एक घटना ऐसी घटी जिसने मेरी जीवन ही बदल दिया। उस छोटी सी हाथ गाड़ी पे एक दिन एक मुंबई से युवती आई। उसको कन्विंस करने में ही मुझे काफ़ी वक्त लग गया कि ये कैंडल मैं खुद बनाता हूँ, क्योंकि उसको यकीन नहीं हो रहा था। काफ़ी विचार वगैरह पूछ परछ के बाद में उसने कैंडल्स खरीदी, दाम चुकाया, और जाते जाते मुझे एक सलाह भी दे दी कि कोई मददनीश रख लो। अब मैं उनसे कहा कि मददनीश के पैसे कहाँ से लाऊं? तब उन्होंने कहा कि हम तो 1 महीना यहाँ पे हिल स्टेशन पे बंगलो लेके रुके हुए हैं, तो आप चाहो तो मैं कल से मदद करने के लिए आ जाऊं। दूसरे दिन से उसने शाम को मुझे उस स्टॉल पे मदद करनी शुरू की। 16-17 दिन तो सब ठीक ठीक कटे। मेरे बारे में, अपने बारे में बताया, और शायद 18वें-19वें दिन उसके तरफ से एक शादी का प्रस्ताव आ गया। बहुत सारे जन्म के पुण्य ही थे मेरे लिए कि एक पढ़ी लिखी लड़की मेरे साथ इस तरह से जुड़ रही थी। उसका भी एक ही विज़न था कि कहीं ना कहीं तो शादी करनी है, और एक बड़े से परिवार में शादी होगी, वही संसार। मुझे जीवन का कोई मतलब, कोई लक्ष्य, कोई उद्देश्य समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हारे पास भावेश आर्ट है, और मैं आपके साथ जुड़ती हूँ, और हम मिलके दोनों इन सभी दृष्टिबाधित मित्रों के लिए कुछ करते हैं। और बस उसका ये विज़न था कि मैं उसको ना नहीं कह सका, लेकिन मेरी भी शर्त उसने मानी। मैं बहुत खुददार था, मैंने कहा 1 रुपया भी आपने घर से आपके नहीं लाना है। और महाबलेश्वर में एक स्कूल के क्लासरूम में दोस्तों को चाय पिलाकर हमारी शादी संपन्न हुई। शादी के बाद में हम तो ठीक ठीक अपने पैर पे खड़े हो चुके थे कि मेरी धर्मपत्नी का और मेरे डैडी का गुजारा हो जाता था। लेकिन एक गिल्ट, जिल्लत बिल्कुल दिल में थी कि उन दोस्तों का क्या करें जो महाबलेश्वर में जब टूरिस्ट सीजन भरती हैं तो भिक्षा मांगने के लिए आते हैं। धीरे धीरे उस भिक्षा मांगने आने वाले सभी दोस्तों को हमने समझा के और सनराइज कैंडल के साथ जोड़ना शुरू किया, और एक एक करके एक 25-27 लोगों की टीम हो गई। और तब समझ में आया कि कहीं गड़बड़ हो रही है, क्योंकि कैंडल्स काफ़ी बन जाती थी इतनी बड़ी टीम की वजह से, लेकिन हम उसको बेच नहीं पाते थे। और तब बड़े बुजुर्गों की बात भी याद आ गई कि और करो समाज सेवा, तुम्हारी चद्दर है उतने पैर पसारना आप क्यों नहीं सीखे। ये बार बार जो छोटे हम गरीब परिवार से या साधारण परिवार से आते हैं तो ये बातें हमें बिल्कुल सुनाई देती है। बड़े बुजुर्ग हर बार कहते हैं कि हम अननेसेसरी की रिस्क न लें, और ये मुहावरे के तौर पे ही कहा जाता है कि तुम्हारी चद्दर है उतने पैर पसारना सीखो। और ये बातें याद करते करते दिल की गहराई से उसका जवाब भी आ गया कि एक निर्जीव चद्दर के लिए हम हमारे सजीव पैर को क्यों तकलीफ दें। हमारे पैर जितने लंबे हैं उतनी बड़ी चद्दर बनाने की कोशिश क्यों ना करें। और जब ये ख्याल दिल में आया तो एक नए उत्साह के साथ हम लोग आगे बढ़े, और उसका परिणाम ये हुआ
कि जो एक डिज़ाइन से हमने शुरुआत की थी, आज सनराइज कैंडल इन 22 सालों में 10,700 से ज़्यादा डिज़ाइंस बनाती है। जो अकेले मैंने उस छोटे से टेबल पे शुरुआत की थी, आज एक बड़ी फैक्ट्री के साथ 71 यूनिट्स और चलती हैं मैन्युफैक्चरिंग में। 13 राज्यों में 2280 2280 मेरे विजुअली इम्पेयर्ड फ्रेंड डायरेक्टली सनराइज कैंडल के साथ जुड़े हुए हैं। 8,000 रुपये से लेकर 40,000 रुपया वे महीने का कमा लेते हैं और 65 देशों में हमारे कैंडल्स जाते हैं। हम उनको एक्सपोर्ट करते हैं और जो 20 किलो कच्चे माल से हमने शुरुआत की थी दोस्तों, आज 250 टन से ज़्यादा कच्चा माल रॉ मटेरियल मोम हमें साल भर में कम पड़ जाता है। अभी तक क्या होता था कि चाइना, इंडोनेशिया, थाईलैंड, जापान से आई हुई कैंडल का बहुत ज़ोरों से R&D इंडिया में होता था और फिर उसकी कॉपी की जाती थी, लेकिन हमने सनराइज कैंडल को उस बुलंदी पे जाके खड़ा कर दिया है कि ठीक है, पास्ट में चाइना से आए हुए कैंडल्स का R&D यहाँ होता होगा, लेकिन अब जाके सनराइज कैंडल के प्रोडक्ट का R&D, उसकी बनाई हुई कैंडल का R&D चाइना के किसी गांव में होगा। इस बुलंदी के साथ सनराइज कैंडल काम कर रही है, लेकिन ये किसी भी प्रकार से कोई संस्था या NGO नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ अगर ऐसे स्पेशल मित्र जुड़ जाते हैं तो तुरंत इसको एक संस्था का, NGO का नाम दिया जाता है कि तुमको सरकारी ग्रांट कितनी मिलती है, डोनेशन कितने आते हैं। लेकिन हमने पूरे ब्लाइंड मित्रों ने कसम खा रखी है कि 1 रुपया भी दान देनगी डोनेशन के रूप में हम नहीं लेंगे। हमने किसी निजी सरकारी ग्रांट को आज तक छुआ नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ एक खुद की ताकत पे कैंडल्स बनती हैं, बिकती है और पूरी टीम अपने पैर पे खड़ी है। 2008 में भारत की नहीं लेकिन एशिया की सबसे बड़ी जो कॉर्पोरेट कंपनी है उससे हमें बेस्ट ब्लाइंड इंटरप्रेनर का अवार्ड दिया गया। अवार्ड के बाद में MD सर तो चले गए, लेकिन उनके वाइस प्रेसिडेंट सर ने हमें साइड पे बुलाया और 51 लाख का चेक देना चाहा कि आप रखिए, हमारी पूरी टीम आपसे बहुत खुश है आपके काम से। हमने हाथ जोड़ के उनको विनंती की कि नहीं, हमें आप पैसा नहीं, आप हमें काम दीजिए। ये बात उनको इतनी अच्छी लगी कि 2008 से उनकी हर दिवाली गिफ्ट, हर न्यू ईयर गिफ्ट हम बनाते हैं। उनका परचेस ऑर्डर हाथ में आया तो और कंपनियों ने हम पे विश्वास करना शुरू किया और ऐसे करते करते आज 2280 दृष्टिबाधित मित्र 13 राज्यों में सनराइज कैंडल के साथ जुड़े हुए हैं, अपने पैर पे खड़े हैं। जो घर इन बच्चों को कभी संभालते नहीं थे, आज काम करके पैसा भेज के वे अपना घर संभालने लग गए हैं। और हम ईश्वर को धन्यवाद क्यों न दें कि उन्होंने दोनों हाथों में 5 और 5 ये 10-10 आंखें दे दी, 10-10 उंगलियों की जगह पे। ठीक है ना, नहीं दिखता, लेकिन अपनी बनाई हुई कैंडल्स पूरे जहां को रोशन कर रही है। उससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। 2012 में सत्यमेव जयते सीजन 2 की शूटिंग फैक्ट्री पे हुई। आमिर खान जी खुद आए थे और आते ही पहले इंटरव्यू में सवाल उन्होंने पूछ दिया कि मिस्टर भाटिया फिल्म देखते हो। अब मैंने बिल्कुल कहा कि जैसे साइटेड लोग कहते हैं कि हाँ भाई मैं देखता हूँ, मैंने नहीं कहा कि सुनता हूँ। और हमने यही तरीका सीखा है बात करने का कि भाई जैसे नॉर्मल लोग बिहेव करते हैं हम भी वैसा ही करते हैं। हम अपने आप को कोई ऐसा स्पेशल या ऐसा कोई सहानुभूति या दया दृष्टि हम पे करें, ऐसा हम बिल्कुल नहीं इच्छते। तो मैंने कहा सर हाँ मैं भी फिल्म देखता हूँ, मुझे आपकी मन पिक्चर बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा ऐसी क्या बात आपको लगी मन पिक्चर में। मैंने कहा सर लास्ट में एक्ट्रेस के पैर गए और आपने उसको गोद में उठाया, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने तुरंत कहा कि हम भी इस क्लाइमेक्स के जरिए यही कहना चाहते थे कि समाज ने, सोसाइटी ने हर डिफरेंटली एबल को अपनी गोद में उठाना चाहिए। मैंने कहा सर आप पूरी तरह से सक्षम हुए हैं आपकी उस मैसेज देने में, लेकिन एक बात मैं जरूर जोड़ना चाहूँगा। आज 21वीं सदी का ये जो डिफरेंटली एबल शब्द है वो इतना ताकतवर, इतना पावरफुल हो चुका है। बस वो एक बार दृढ़ संकल्प हो जाए, एक बार अपनी मन पे ठान ले तो वो खुद पूरे समाज को, पूरी सोसाइटी को अपनी गोद में उठा सकता है। और दोस्तों यही एक आत्मविश्वास का नतीजा रहा कि 2014 में भारत का सबसे बड़ा अवार्ड, नेशनल अवार्ड जो
विज्ञान भवन में राष्ट्रपति जी के हाथों दिया जाता है। वो स्वयं रोजगार का कैंडल इंडस्ट्री के ऊपर का एकमेव नेशनल अवार्ड सनराइज कैंडल को 2014 में 3 दिसंबर को दिया गया। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात थी। इस अवार्ड के बाद और बहुत सारे विजुअली इंपेयर्ड फ्रेंड थे, वो हमसे जुड़ने लगे। लेकिन दोस्तों, उस छोटी सी हाथ गाड़ी से यहाँ तक का जो सफर है, उसमें मैं समझता हूं सिर्फ और सिर्फ एक ही शब्द काम आया, और वो था हार्डवर्क, मेहनत। और उस पे इतना जरूर कह सकता हूं कि समा भी हवा में रोशन हो सकती है, कश्ती तूफानों से निकल साहिल से जुड़ सकती है। आज जो छोटी टहनी है, कल लंबी पतवार बन सकती है। आग की छोटी चिंगारी कल आग की ऊंची दीवार बन सकती है। मिट्टी जो रौंदी गई पैरों तले, वह कल ऊंची मीनार बन सकती है। बस तू एक बार मेहनत कर ले मेरे दोस्त, तेरी भी किस्मत बदल सकती है, तेरी भी किस्मत बदल सकती है। दोस्तों, एक सही बात, जो दिल की बात है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इन 22 सालों में लाखों करोड़ों की संख्या में बार की मोमबत्तियाँ जल गई, लेकिन अब लगता है अब वक्त आ गया है कि वो बाहर की मोमबत्तियाँ छोड़ के ये भीतर की मोमबत्ती, ये अंदर का दिया जल जाए। हर धर्म में हम अप्रमाद, निर्वाण, मोक्ष की बात करने लगते हैं एक एज के बाद में, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो दृष्टिबाधित मित्र या स्पेशल मित्र जो घर पे बैठे हुए हैं, ऐसे एक 25-50 हज़ार ही सही मेरे इन स्पेशल मित्रों को मैं रोज़गार दे पाया, उनको उनके पैर पे खड़ा रख पाया, मैं समझूंगा मुझे जीते जी मोक्ष मिल गया। किसी मंदिर मस्जिद में जाने की ज़रूरत नहीं, और इन सब जीते जागते ईश्वरों को छोड़ के मैं किन मंदिर मस्जिद में जाके दरवाज़ा खटखटाऊँ। लेकिन दोस्तों, अगर दिल से इच्छा करते हैं तो वो चीज़ हमें मिल ही जाती है। और उसका एक इतना प्यारा अनुभव कि महाबलेश्वर, सतारा जिले महाराष्ट्र में जहाँ पे मैं रहता हूँ, जो शुरुआत से मेरा एक स्टॉल था, उसी के 100 मीटर के दायरे में ब्रह्म कुमारी जी का बहुत प्यारा एक सेंटर चला करता है। आज भी है वो सेंटर, हमारे सविता दीदी जी वो सेंटर चलाते हैं। और हम तो एक प्रसाद लेने वाले भक्तों में से ही थे कि सेंटर पूरा होने पे दीदी आके और मैं और मेरे जो और विजुअली इम्पेयर्ड फ्रेंड वहाँ पे खड़े रहते, तो कुछ बातें करते हैं, वे थोड़ी संस्कारों की बातें होती है और हमें वो प्रसाद देते। लेकिन संस्कारों से ज़्यादा हमें उस प्रसाद में इंटरेस्ट ज़्यादा होता था। मैं बिल्कुल ये छुपाना नहीं चाहता, लेकिन एक घटना ऐसी हुई जिसने पूरा विचार ही बदल दिया। अभी कुछ वक्त पहले ब्रह्म कुमारी मिशन से जो गुलजार दादी माँ हैं, वे पंचगिनी आए हुए थे, और उस दिन सविता दीदी जी का फ़ोन आया कि दादी माँ आपकी फैक्ट्री पे आएंगे। और अभी तो हम उनके स्वागत की कुछ तैयारियां करें न करें, और तब आनंद भैया जो हैं दादी जी के साथ आए थे। अरे भावेश भाई देखो, दादी माँ तो आ चुके हैं, गुलजार दादी माँ आपकी फैक्ट्री पे पधार चुके हैं। और दादी माँ 90 साल की उम्र, व्हील चेयर पे आए। उनको उनके बस एक आशीर्वाद लेने के लिए हजारों लाखों की संख्या में लोग कतार में खड़े रहते हैं, और दादी माँ खुद चल के जब वो गाड़ी से उतरे तो मुझे ऐसा लगा जैसे साक्षात ईश्वर रूप बदल के उस फैक्ट्री पे आए हुए हैं। और दोस्तों, कमाल क्या हुआ आगे, ये तो मैं खास आपको बताना चाहता हूँ कि जो मिरेकल हुआ वहाँ पे, जो चमत्कार मैंने अनुभव किया। गुलजार दादी माँ फैक्ट्री पे आए और पूरे 100 मिनट से ज़्यादा वहाँ पे रुके। एक एक चीज़ उन्होंने व्हीलचेयर पे बैठ के सब निहारी, परखी, काफ़ी सवाल किए, काफ़ी आशीर्वाद वचन दिए। और वहाँ पे फैक्ट्री के साथ साथ एक बहुत प्यारा हमारा शोरूम भी है, बहुत प्यारा डिस्प्ले काउंटर भी है, जहाँ पे हजारों की संख्या में सब तैयार की हुई कैंडल्स अलग अलग डिज़ाइंस की डिस्प्ले की जाती है उन कांच की अलमारियों में, शोकेस में। तो गुलजार दादी माँ व्हील चेयर पे वो सब अलमारियों के सामने से गुजरे। मैं और मेरे सभी मित्र उस कैंडल के उजाले को आज तक समझ नहीं पाए, क्योंकि टोटली ब्लाइंड, और हम सब बाय बर्थ ब्लाइंड होने से उजाला क्या होता है हमें पता नहीं। लेकिन गुलजार दादी माँ जब उस शोरूम में घूम रहे थे, उन कैंडल्स को निहार रहे थे, तब ऐसा लगा उनके साथ साथ चलते चलते कि ये शोकेस में रखी हुई हर एक कैंडल अपने आप प्रज्वलित हो चुकी है, और जैसे मानो वो पूरा कमरा, वो पूरा हॉल एक
हजारों सूरज जैसे जल रहे हो, उस रोशनी से, उस तेज से भर चुका था। और वो जो मुझे अनुभव आया वो शायद मुझे इस बीके परिवार की ओर और आध्यात्म की ओर लाने के लिए काफ़ी था। उस दिन समझ में आया कि जिस खोज में, जिस ऊर्जा, जिस एनर्जी, जिस तेज की खोज में शायद मैं बचपन से भटक रहा था, आज वो खोज पूरी हुई। मैं इतना खुश था। दादी माँ ने जाने से पहले हम सभी ब्लाइंड मित्रों को इतने आशीर्वाद दिए, हम गदगद थे, इतने गौरवान्वित थे कि इतने बड़े आत्मा, इतने बड़े व्यक्तिमत्व आज खुद चल के एक ईश्वर के रूप में उस फैक्ट्री पे पधारे थे। और बस उसके बाद तो ऐसा था कि कब मैं माउंट आबू पहुंचूं, कब मैं शांतिवन पहुंचूं। और जब महाबलेश्वर से यहाँ आने के लिए निकला तब दिल की हर धड़कन से सिर्फ एक ही बात निकलती, इतना मैं आतुर था यहाँ जल्द से जल्द पहुँचने के लिए कि दिल की धड़कनें बस एक ही बात कह रही थी कि रास्ते भर रो रो कर पूछा, रास्ते भर रो रो कर पूछा, हमसे पैर के छालों ने बस्ती इतनी दूर क्यों बसा ली, दिल में बसने वालों ने, दिल में बसने वालों ने। दोस्तों, हम बिजनेस करते हैं, इंडस्ट्रीज चलाते हैं, बड़े बड़े कॉरपोरेट्स से हम जुड़े हुए हैं, काफ़ी पैसा कमाते हैं। और अब तो हर बिजनेसमैन, हर इंडस्ट्रियलिस्ट, हर कॉरपोरेट को अगर परिभाषित करना हो या उसको किसी और शब्द के साथ तोलना हो तो सिर्फ और सिर्फ पैसे के साथ इन शब्दों को तोला जाता है, मापा जाता है। मैं समझता हूँ कि पैसा जीवन में बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन मैं इतना समझता हूँ कि पैसा उतना ही चाहिए कि जब लगे तो उसको ढूंढने की ज़रूरत न पड़ जाए और इतने भी न हो जाए कि उसको छुपाने की ज़रूरत पड़ जाए। लेकिन आज एक सफल बिजनेसमैन या सफल एंटरप्रेनर या इंडस्ट्रियलिस्ट की परिभाषा ही हो बन चुकी है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना जानता हो और उससे भी अच्छी तरह से उसको छुपाना जानता हो। लेकिन ब्रह्म कुमारी मिशन से जुड़ने के बाद मैं समझ पाया हूँ कि ये कमाना छुपाना अलग बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात है ये ज़रूरतमंदों में किस खूबी के साथ बांटा जा सकता है। बस यही तो शिव बाबा कहते हैं। और मैं तन मन धन के साथ बाबा की इस मिशन में जुड़ चुका हूँ। मैं मेरे सभी मित्रों को एक एक करके ग्रुप में यहाँ पे माउंट आबू लाना चाहूँगा बाबा के आशीर्वाद दिलाने के लिए, इस ऊर्जा में वे भी कुछ समय बिता सके। दोस्तों, इसी उद्देश्य, इसी लक्ष्य को लेके अब काम कर रहा हूँ। और हर किसी को ड्रीम देखने का पूरा हक है और उस ड्रीम के साथ साथ उसको पूरा करने की एक जज्बा भी हमारे दिल में होना चाहिए। तो ऐसे ही कुछ ड्रीम, कुछ विज़न लेके मैं भी चला हूँ। जर्मनी ने आज तक 70 फुट की सबसे ऊंची कैंडल बनाई है, जो देख पाते हैं उन मित्रों ने वो कैंडल बनाई हुई है। तो हम पुणे में जो फिनोलेक्स पाइप्स हैं उस इंडस्ट्री के साथ जुड़ के 120 फुट की, मीन्स 70 फुट से 50 फुट और ऊंची 120 फुट की कैंडल बनाने के लिए अग्रसर है, जो अपने आप में वर्ल्ड रिकॉर्ड रहेगा। 69 टन मोम उसमें लगेगा। और इसके अलावा ब्राज़ील से आने के बाद में फरवरी में मैं नेपाल में मीरा करके एक हिल है जो 21,500 फुट पे है। तो विदाउट ऑक्सीजन मास्क मैं नेहरू माउंटेनियरिंग से लास्ट 4 सालों से ट्रेनिंग ले रहा हूँ। तो मीरा हिल में विदाउट ऑक्सीजन मास्क फतेह करना चाहता हूँ, क्लाइंब करना चाहता हूँ। और वो सक्सेसफुली होने के बाद में मैं अप्रैल और मई नेहरू माउंटेनियरिंग के गाइडेंस में माउंट एवरेस्ट के लिए जाऊंगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि बाबा के आशीर्वाद, सभी दादी माँ के आशीर्वाद, सभी ब्रदर्स और सभी ब्रह्म कुमारी परिवार बहनों के सबके आशीर्वाद मेरे साथ हैं। और मैं मेरे देश का तिरंगा उस 8,848 मीटर टॉप ऑफ द वर्ल्ड माउंट एवरेस्ट की उस चोटी पे जरूर लहराऊंगा। अंत में इतना जरूर कहना चाहूँगा कि पूज्य बाबा ने, ब्रह्म कुमारी मिशन ने एक सोच बदल दी, जीवन को एक नए नज़रिए से देखने की जो सहूलियत कर दी, उसके लिए मैं जीवन भर कृतज्ञ रहूँगा, मैं ऋणी रहूँगा इस परिवार का। और अंत में इसी परिवार के लिए इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि हे खुदा तेरी इनायत का शुक्रिया, हे खुदा तेरी इनायत का शुक्रिया कि परेशानियों को आसान बना दिया। हे खुदा
तेरी इनायत का शुक्रिया कि परेशानियों को आसान बना दिया और समेट कर अच्छाइयाँ सारे जहान की, उसमें से तूने हमारे पूज्य बाबा और संपूर्ण बीके परिवार को बना दिया। जय हिंद। थैंक यू।